बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आज का वीलॉग काफ़ी अहम है। आप ज़रा डिटेल से सुनिएगा। पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इतना अहम क्यों है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो हदूद-ए-दरबा है वो दुनिया भर में अहमियत इख्तियार कर चुका है, और उसकी वजह भी यही है कि इस वक्त दो बड़े हाथियों की लड़ाई में हम पीछे जा रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है और अब चाइना भी सुपर पावर बनने का ऐलान करने जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दरमियान में जो चाइना का सुपर पावर बनना है वो पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। सीपैक का पूरा प्लान हो चुका था, ग्वादर बंदरगाह तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस दरमियान में आपने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और एक इलेक्टेड हुकूमत को रास्ते से हटाया गया, और उसके बाद जो लोग इलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए वो अब किसी से ढके छुपे नहीं है, उनकी कारकर्दगी कैसी है। तो नाज़रीन, एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ, जब हमें ये चीज़ की समझ ना आ रही हो कि सही और गलत क्या है और दोस्त और दुश्मन क्या है, तो ये आप लाजमी देखा करें कि असल दुश्मन किसके साथ खड़ा है। तो अब इसमें आपको कोई शक नहीं है कि जो हमारे यहाँ PDM की गवर्नमेंट आई है, उस हुकूमत ने पिछले 18 माह में 16 माह में और उसके बाद जो निगरान हुकूमत है ये, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तकरीबन दिवालिया किया। हालांकि ये लोग बार बार यही ऐलान करते रहे कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। तो अब आप देख लें पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल कैसी है, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, हमारी ज़राअत तबाह हो चुकी है, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारी इज़्ज़त थी, हमारा एक मुकाम था, वो मुकाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जो अहम बात है वो यही है कि जब रजीम चेंज के बाद एक ऐसी हुकूमत लाई गई जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया। तो अब एक चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि जो बरतानवी थे वो मुल्कों पर डायरेक्ट हमला करके उसको कब्ज़ा करके उसको अपने ज़ेर तहत लाकर मतहत लाकर उसको कंट्रोल करते थे, लेकिन जो अमेरिका है वो किसी मुल्क को भी डायरेक्ट उस पर काबज़ नहीं होता। उसकी पॉलिसी थोड़ी सी बरतानवी दौर से मुख्तलिफ है। उनका तरीक़ाकार ये है कि वो हर मुल्क के अंदर अपना एक तबका बैठा देते हैं, मतलब हुक्मरानों को ख़रीद लेते हैं और अपने मर्ज़ी के हुक्मरान बैठाते हैं और वही पॉलिसियाँ नाफज करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 76 वर्षों से शायद यही कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कि पपट से हुक्मरान आते रहे हैं जो मुल्क की मफाद की बजाय अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। तकरीबन 10 से 15 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, तो उस वक्त भी हमने ग्वादर पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ग्वादर का काम रुक गया। अब भी ये हुआ है कि PTA के दौर के अंदर ग्वादर पर सीपैक पर काम तेज़ी से जारी रहा, लेकिन अब वो काम तकरीबन ठप हो चुका है। और ग्वादर देखिए, कराची के साथ एक नया शहर प्राइवेट डेवलपर ने आबाद कर दिया, लेकिन ग्वादर पिछले 22-24 साल में एक शहर नहीं आबाद हो सका। इसका मतलब आपको बदनीति नज़र आ रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको मैंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि दोस्त और दुश्मन का फ़र्क जानने के लिए आप देख लें कि हमारे हुक्मरान इस कौम और मुल्क के साथ कितने संजीदा हैं। तो अगर ये संजीदा होते तो मुल्क को आप तरक्की की राह पर गामजन कर चुके होते। अब फिर यह है कि हुकूमतों का तसलसल नहीं होता। पिछले 40-45 साल से तो हम इन्हीं दो पार्टियों को इक़्तिदार में देख रहे हैं और इनकी कारकर्दगी आपसे ढकी छुपी नहीं है, और इन्होंने हर वो काम किया जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान अवाम को नुकसान हुआ। सबसे अहम बात यह है कि ये जितने भी कर्ज़े लेते रहे, हालांकि 2013 के अंदर जब मुशर्रफ दौर गया, उसके बाद जरदारी साहब आए, तो उसके बाद हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें ये IMF के पास लेकर गए क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में धकेलना था। और आपने वो इकनॉमिक हिटमैन की तो कहानी पढ़ी होगी, किस तरह ये प्लान करते हैं। पहले मुल्कों की मईशत को पहले तो मफलूज करते हैं, फिर उनको कर्ज़े देकर उनको अपने मतहत करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं बयान भी सुना होगा, और मुझे यहाँ तक लगता है कि हमारे एक साबका DG ISI ने ये बयान दिया था, हमीद गुल साहब ने, आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ़ अमेरिका की मदद के बगैर नहीं लगता। और अब तक आप देख लें, हालांकि हमें उम्मीद थी कि बाजवा साहब के बाद जो भी आर्मी चीफ़ आएगा वो मुल्क की और कौमी मफाद में फ़ैसला करेगा, लेकिन वो फैसले तो तब्दील नहीं हुए, लेकिन वो पॉलिसियों का तसलसल हमें नज़र आ रहा है। इलेक्शन के अंदर आवाम को उम्मीद थी कि इलेक्शन में हम भरपूर शिरकत करेंगे
अपने मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्ट करेंगे और वो इक़्तिदार पर आएंगे और फिर वो मुल्की और कौमी मफाद में फैसले करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हो नहीं सका और इस वक्त रजीम चेंज का ही तसलसल है। वही PDM2 दोबारा इक़्तिदार पर काबज़ हो चुकी है। अब आ जाते हैं कि वापस जो दो बड़े हाथियों की लड़ाई है, तो सर इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और चाइना की एक सख्त जंग जारी है और साथ में रशिया भी है। पाकिस्तान का वजूद बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया और तुर्की ये सारे मिलते हैं तो एक ब्लॉक बनता था और पाकिस्तान सेंटर है। और एक अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान सबसे अहम क्यों है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में वाहिद एटमी ताकत है जिसके पास अपना एटमी प्रोग्राम है और ये दुनिया भर को टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। और अगर पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो मुस्लिम उम्मत तक फैल जाता है तो किसी के मुल्क के अंदर जुर्रत ना आती है पाकिस्तान के ऊपर हमला भी, किसी और इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करता है। अब तुर्की और ईरान भी अपने आप को मनवा चुके हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान OIC को भी लीड कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम उम्मा को लीड करने की एक सलाहियत भी थी और इसलिए फिर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया। इस चीज़ का तो आप सबको अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो यही है कि इसराइल भी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन को इसराइल ही कंट्रोल कर रहे हैं और चूँकि इन्होंने इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है तो उसके लिए कोशिश भी जारी थी। और आपने देख लिया पहले कोई भी तौहीन रिसालत का मामला आता था, कोई और मामला आता था तो पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दी जाती थी और भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाता था। और आपको याद है इस्लामोफोबिया के ऊपर किसने काम किया और किसने मनवाया अपने आप को। और जो तीसरी अहम चीज़ है कि फ़लस्तीन पूरे का पूरा तबाह हो चुका है और इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में ना हमारा मीडिया बोल रहा है, ना हमारी वो मजहबी और इस्लामी तंजीमें बोल रही हैं, ना वो सियासी पार्टियां बोल रही हैं और पूरा फ़लस्तीन तकरीबन तहस नहस कर दिया गया है, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा सोई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ममालिक जो आलमी ताकतें हैं वो अपने मफादात के लिए काम कर रही हैं, लेकिन हम भी, हमारे हुक्मरान वो भी उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त लामहल्ला तौर पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एटमी ताकत होने के बाद अगर हम मुआशी ताकत बन जाते हैं तो आपको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ना बांग्लादेश के ऊपर वो फोकस करते हैं, ना ईरान के ऊपर, ना किसी और मुल्क के ऊपर, क्योंकि उनको खदशा है कि शायद इनके पास वो एटमी सलाहियत नहीं है। अब तुर्की के ऊपर उनको तो खदशात से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन तुर्की ने भी अपना कमाल प्लानिंग से अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत किया है। अब वो जब दौर आएगा वो अपने आप को अनाउंस भी कर देंगे। और अब वैसे तो मुआहदा अलवाज़न का ख़ात्मा हो चुका है, अब वो नई एक इस्तांबुल नहर जो वो निकालते हैं तो उनकी वो भी एक दोबारा मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। तो अब वक्ती तौर पर हमने देखना है कि इस वक्त ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ये सरासर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ ये पार्लिमानी निज़ाम ही पाकिस्तान का दुश्मन है। अगर एक ऐसा सदर आता जो पावरफुल होता है, बाख्तियार होता है, जैसे तैयब रुज़गान ने किया, वहाँ पे भी पार्लिमानी निज़ाम था, लेकिन वहाँ पे आपने देख लिया उन्होंने एक इनकलाबी तब्दीली लाई, सदर का ओहदा बहाल किया, सदर का ओहदा लेकर आए, कानून साजी की और आइन साजी की, और आज देख लें अवाम उसी को मुंतखब करती है ना, कि वहाँ पे भी रजीम चेंज के लिए काफ़ी कोशिश होती है। एक दफ़ा याद है आपको कू करने भी कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अवाम ने बाहर निकल कर उस जो मार्शल लॉ की कोशिश थी उसको नाकाम किया। तो असल में चीज़ ये है कि इस पर रशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, ईरान की ज़रूरत है, चाइना की ज़रूरत है। अब अमेरिका को ये लगता है कि मेरे वैसे भी 100 साल बाद अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जो ताकत का बैलेंस है वो किसी और जगह चला जाता है। और जो अमेरिका ने 100 साल तक रूल किया, अगर देखा जाए तो वैसे तो 50 साल में ज़्यादातर उसने कंट्रोल किया, लेकिन वो डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली भी इक़्तिदार पर काबज़ है। तो पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं और अपने पपट्स गवर्नमेंट बनाते हैं और वो फिर उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मुशर्रफ साहब का ये था कि मुशर्रफ साहब ने उस टाइम 9/11 के बाद इनके इत्तेहादी तो ज़रूर बने, लेकिन उनसे अपना भी फ़ायदा लिया, मुल्क का भी फ़ायदा लिया। अब जो हुकूमत बैठी हुई है ये IMF के पास जाती है और पाकिस्तान को कर्ज़ों का बोझ डाले जा रहे हैं। रजीम चेंज के बाद आप अपने अकाउंट से कुछ ना कुछ तो मदद लेते, मुआशी मदद लेते, ट्रेड लेते, लेकिन हमने अपना बेड़ा गर्क किया। और आपने देखा मीडिया को अरबों रुपए बांटे गए, सियासतदानों को अरबों रुपए बांटे गए, और किसी मीडिया हाउस ने, किसी अवामी नुमाइंदे ने ये नहीं पूछने की जरूरत की कि वो $1.5 अरब जो IMF ने आपको दिया था वो उसको आपने कहाँ पर खर्च किया। अब $130 अरब के तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा हो चुका है और पाकिस्तान की GDP आपके सामने है।
अब इसके बाद हालात और ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि दुनिया भर ये साजिशें कर रही थी, दुनिया भर में ये साजिशें हो रही थी, आलमी ताकतें ये साजिश कर रही थी और ये दुनिया भर में बातें हो भी रही थी कि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के टुकड़े हों। पाकिस्तान एक दफ़ा टूट चुका है और चूँकि हमारे दरमियान फासला बड़ा था, लेकिन अब हम पाकिस्तानी मिलकर इस साजिश को नाकाम करेंगे और एक बड़ा लीडर, एक बड़ी सियासी कदर शख्सियत, इस वक्त आवाम को उस पर एतमाद है और वो अगर जेल से रिहा होता है तो वो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में, मुल्क के मफाद में फ़ैसले करेगा। तो अब भी हमें यकीन है कि जो अमेरिकन के इस टाइम पपर्स गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये ज़्यादा असर नहीं चल सकेंगी। हालांकि इनको IMF से सही कहीं ना कहीं कर्जा भी मिल जाएगा, कुछ एड भी मिल जाएगी, लेकिन वो अपना एतमाद खो चुके हैं। इससे पहले ये होता था कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका दुनिया भर में एक वक़ार, एक इज़्ज़त होती थी, अब वो भी तकरीबन खो चुके हैं। अब कोई भी मुल्क हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। तो असल वजह यही है कि हम दो हाथियों की लड़ाई में पिसे जा रहे हैं। अब हमने अपनी मदद आपके तहत इन मसाइल से निकलना है और जो मुखलस हुक्मरान हैं हमने उनको मुंतखब करके अपने ऊपर इक़्तिदार में लाना है ताकि वो मुल्की मफाद में फ़ैसला करें। इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, ये कोशिश भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लारे भी लगा रहे हैं, लेकिन बेसूद नज़र आता है क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी सबके सामने है और अगली भी कारकर्दगी आप सबके सामने है। लेकिन एक चीज़ वाज़ा कर दूँ कि एक शख्सियत इदारा नहीं होता। अब अगर वो मुल्क और कौम के साथ थोड़े से मुखलस हैं तो कम अज़ कम इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म हो चुका है, पिछले 76 बरसों में हर किसी ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, एक नाम दिया। आपके पासपोर्ट के ऊपर आज भी पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान की कदर करें। आपको अगर किसी और मुल्क का वीज़ा मिल भी जाता है, नेशनैलिटी मिल भी जाती है, लेकिन आप वहाँ पर सेकंड क्लास सिटीज़न होंगे, वहाँ आपको कभी वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो इज़्ज़त एहतराम इस मुल्क और इस मट्टी ने दिया है। इस मुल्क का कर्ज़ है, आप पर इस कर्ज़ को उतारें। आज के भी लोग से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।